जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने भारतीय अंपायरिंग को बहुत नज़दीक से देखा है। यूँ कह सकते हैं कि भारतीय अंपायरिंग को जिया है इन्होंने। वो समय जब ना तो मैच रेफरी, ना टीवी अंपायर, ना वो सुविधाएं, ना वो सीओसी, लेकिन अगर खेल के मैदान में किसी का दबदबा होता था वो भारतीय अंपायर्स होते थे। और उसी परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय अंपायरिंग का, एस.के. बंसल। सर, कैसे देखते हैं सफ़र को आप? देखिए, ऐसा है, आज की अंपायरिंग अगर देखी जाए और पुरानी अंपायरिंग देखी जाए तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। सन 2000 से पहले जो अंपायरिंग होती थी उसमें थर्ड अंपायर कहीं नहीं होता था और फोर्थ अंपायर नहीं होता था। आज तो दो फील्ड अंपायर जो होते थे पहले, उनके अलावा दो दो अंपायर और होते हैं। एक थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है और उनके अलावा एक मैच रेफरी भी खड़े होते हैं। तो आज जो मैच कंट्रोल होता है वो 5-5 आदमियों के थ्रू होता है, जबकि पुराने टाइम के अंदर सिर्फ दो अंपायर ही इसको कंट्रोल करते थे। एक समय था जब हिंदुस्तान की अंपायरिंग के अंदर बहुत बेहतरीन अंपायर माने जाने वाले स्वरूप किशन रेऊ थे, जिन्होंने उस समय में 17 टेस्ट मैच किए थे, जो करना बहुत मुश्किल का। आज तो लाइन में लगे हुए हैं, आप 50, 60, 70, 100 टेस्ट मैच भी कर सकते हैं। उन दिनों में एक साल में मुश्किल से 5 टेस्ट मैच होते थे और एक अंपायर को एक टेस्ट मैच अंपायरिंग करने के लिए मिलता था। तो तब में और अब में तो बहुत फ़र्क आ गया है, उसको आज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सर, अगर आपके शुरुआती दिनों की बात करें, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो क्रिकेट के प्रति आप किस तरीके से, क्या व्यू था आपका? देखिए, ऐसा है, भगवान की कृपा से मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ, मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी जो स्कूलिंग की है वो दिल्ली के सबसे पुराने स्कूल जो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। आप देखिए, 1969, आज 150 साल हो गए हैं। एंग्लो संस्कृत विक्टोरिया जुबली हायर सेकेंडरी स्कूल इसका नाम था, जो अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। और इस स्कूल ने बहुत सारे IAS, क्रिकेटर और अंपायर, बहुत सारे हमारे पुराने इंडिया के जितने भी अंपायर थे वो सारे एंग्लो संस्कृत स्कूल से ही थे। तो वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ, वहाँ से मैंने जूनियर क्लास से लेकर के हायर सेकेंडरी तक वहीं से पास किया। 11वीं वहाँ से पास की। 11वीं जब मैं कर रहा था तो हमारे स्कूल की टीम भी बहुत बेहतरीन टीम होती थी, एक्सीलेंट टीम होती थी। उन दिनों में हमारे स्कूल की टीम चैम्पियन बनती थी सारी दिल्ली की। तो लेकिन मैं खेला तो नहीं था, लेकिन मैं उनको देखने जाता था, बहुत अच्छे खेलते थे। और उनको देखते देखते फिर मेरे दिल में भी हुआ कि मैं भी थोड़ी सी क्रिकेट खेल सकता हूँ। वहाँ से निकल करके मैं दिल्ली के, क्या इंडिया के बेस्ट कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने एडमिशन लिया और वहीं से पढ़ करके वहाँ से क्रिकेट भी खेली। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी खेली। दिल्ली यूनिवर्सिटी खेलने के बाद मैंने M.Com आगरा यूनिवर्सिटी से किया। वहाँ से मैंने मेरठ कॉलेज जाकर के खेला। मेरठ कॉलेज में जिस जगह से जाके खेला मैं आपको बता सकता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा कॉलेज था। 138 कॉलेज में से हमने उस साल चैम्पियनशिप जीती थी, जिसमें ये जो SG वाले हैं, इनके जो मालिक हैं कैलाश आनंद, हमारे कप्तान थे। तो मेरे को क्रिकेट बहुत अच्छी खेलने को मिली, देखने को मिली और सब अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलने को भी मिला। आपको बता दें कि सर ने जो कैलाश आनंद जी का नाम लिया है वो SG के ऑनर है और SG वर्ल्ड क्लास क्रिकेट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या दौर रहा होगा कि उस दौर में कैलाश आनंद जी, जो कि सर बता रहे हैं वो भी क्रिकेटर थे, और उनकी क्या सोच रही कि उन्होंने क्रिकेट के इक्विपमेंट बनाए। सर, चलिए, अब आप यूनिवर्सिटी खेल गए, सब कुछ हुआ, फिर दिल्ली में आप दिल्ली जिमखाना क्रिकेट क्लब से कैसे जुड़े? उसके साथ भी आपका बड़ा अच्छा अनुभव रहा। ऐसा है, मैं दिल्ली के अंदर मेरे को इंडियन एयरलाइंस में नौकरी मिली और जिस दिन मैंने इंडियन एयरलाइंस को ज्वाइन किया उसी दिन मैं ताल कटोरा चला गया। वहाँ सरदार दिलबाग सिंह का दिल्ली जिमखाना क्रिकेट क्लब था, मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। मैं सरदार दिलबाग सिंह का थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेरे को क्लब ज्वाइन करा लिया। उनकी एक कंडीशन थी कि जो भी उनका क्लब ज्वाइन करता था वो सिर्फ उनके क्लब से खेल सकता था और कहीं से नहीं खेल सकता था। लेकिन वो मेरे लिए क्यों कर्टियस हो गए, उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी कि तुम यहाँ रह कर के भी इंडियन एयरलाइंस से खेल सकते हो। सर, उस दौर में इंडियन एयरलाइंस की टीम का क्या कंपोजिशन था, किस तरीके के टूर्नामेंट खेला करती थी इंडियन एयरलाइंस? उस समय इंडियन एयरलाइंस A डिवीज़न में खेलती थी।
ए डिवीज़न में डीडीसीए में 15 टीमें होती थी और बी डिवीज़न में 12 टीमें होती थी। सी डिवीज़न होता ही नहीं था। हमारे 3 ग्राउंड थे, 3 ग्राउंड्स के ऊपर ए बी सी ग्राउंड थे, इन पे मैचेस होते थे। इन पे खेलते खेलते ए डिवीज़न में खेलते खेलते बड़ा अच्छा मौका मिला खेलने का, देखने का। बहुत अच्छे अच्छे मैच होते थे और हमें भी बहुत अच्छे मैच खेलने का मौका मिला। दिल्ली जिमखाना और इंडियन एयरलाइंस दोनों से मेरे को काफ़ी मैच खेलने को मिले। दिल्ली जिमखाना की ब्यूटी ये थी कि उस समय नॉर्थ इंडिया में सबसे तगड़ी टीम दिल्ली जिमखाना ही थी, जो सिर्फ दिल्ली में नहीं, सारी यूपी में भी, पंजाब में भी, सब जगह जाकर के मैच खेलती थी और यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर पैदा हुए। दिलबाग सिंह जी का काफ़ी दबदबा रहता होगा उस दौर में तो। हाँ जी, दिलबाग सिंह जी अपने आप में रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी थे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से वो खेले थे, फास्ट बॉलिंग करते थे, बहुत अच्छी गेंद करते थे। और दिल्ली के क्यूरेटर थे जिनका नाम था सीताराम, वो दिल्ली से रणजी ट्रॉफी भी खेलते थे, गजब के क्यूरेटर थे। और उन्होंने कानपुर स्टेडियम भी उन्होंने ही बनाया था पिच, और दिल्ली का पिच भी उन्होंने ही बनाया था। रोशनार क्लब के भी वो क्यूरेटर थे। सर ने अभी दिलबाग सिंह जी का नाम लिया, आपको बता दें कि दिलबाग सिंह जी के सुपुत्र बंटू सिंह वो भी रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, दिलीप ट्रॉफी खेल चुके हैं और एक समय बिल्कुल भारतीय क्रिकेट टीम के मुहाने पर पहुंच गए थे बंटू सिंह। अपने समय के बहुत अच्छे क्रिकेटर है। सर चलिए, दिल्ली जिमखाना से सफ़र आगे बढ़ा। अंपायरिंग की जो सोच थी कि क्रिकेट अंपायरिंग करनी चाहिए, ये पहली बार कब आई आपको? दरअसल ऐसा है, मैं इंडियन एयरलाइंस में नौकरी करता था, तो वहाँ पर हमारे पुराने टेस्ट अंपायर हरप्रसाद शर्मा जी, वो उन्हें कैलकाटा टेस्ट करने जाना था। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे को कलकत्ता जाना, तो मेरा टिकट चाहिए। मैंने कहा सर आप बैठिए, मैं टिकट बनाता हूँ। तब उन्होंने मेरे से कहा कि तुम अंपायरिंग क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा जी मैं तो अंपायरिंग करता हूँ। कहने लगे तुम कैसी अंपायरिंग करते हो? मैंने कहा क्लबों की अंपायरिंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा क्या तुमने टेस्ट पास किया? मैंने कहा इसमें टेस्ट की बात क्या है, कौन सा टेस्ट होता है? तब उन्होंने मेरे को बताया कि मैं कलकत्ता से वापस लौट करके आ रहा हूँ, आप मेरे को मिलना, मैं आपको बताऊंगा इसमें टेस्ट होता है, टेस्ट पास करोगे तो इंडिया के भी अंपायर बन सकते हो, स्टेट के भी अंपायर बन सकते हो। तो उन्होंने जब मेरे को सारी चीज़ बताई, जब वो टेस्ट मैच करके वापस लौट के आए और मैं दिल्ली में गया उनसे मिलने के लिए, तो उस समय डीडीसी में अंपायरिंग की क्लासेस लगी हुई थी। मैंने भी वो ज्वाइन करी, भगवान की कृपा हुई। उन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद में मैंने पहली अपियर में ही वहाँ पर टेस्ट पास किया और उसके बाद में लकीली 3 महीने के अंदर अंदर इंडिया का भी टेस्ट हो गया अंपायरिंग के लिए, रणजी ट्रॉफी अंपायरिंग के लिए। और यहाँ से जो अपियर हुए थे उनमें से 4 अंपायर हम बने, 3 दिल्ली से और 1 पंजाब से। 4 आदमी हम रणजी ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर गए। तब से मैंने अंपायरिंग चालू करी। सर वो कौन सा सन था जब आपने अंपायरिंग का एग्ज़ाम पास किया बीसीसीआई, और किस तरीके का अनुभव रहा, कैसी शुरुआत रही आपकी? 1980 का मौका था। 1980 में ये एग्ज़ामिनेशन हुआ और बहुत तगड़ा एग्ज़ामिनेशन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील थे, वो इंडिया के अंपायर भी थे, वो हमारा टेस्ट लेने आए थे और उनके साथ एक और अंपायर आए थे। उन दोनों ने टेस्ट लिया। टेस्ट बड़ा टेढ़ा टेस्ट था, 2 दिन टेस्ट हुआ था, प्रैक्टिकल भी हुआ, थ्योरी भी हुआ। और उसके अंदर उनकी अपनी अपनी क्लॉजेज थी। मोर देन 85 और 90% मार्क्स के ऊपर वो पास करते थे। भगवान की कृपा हुई, मेहनत की हुई थी, पढ़ाई लिखाई में डर नहीं लगता था। श्री राम कॉलेज और मेरठ कॉलेज से मैं पास हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएट में था, तो पढ़ाई लिखाई में मेरे को डर नहीं था, इसलिए मैंने वो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। पहला रणजी ट्रॉफी मैच, कैसी फीलिंग रही सर? रात को तो नींद आई नहीं होगी टेंशन में कि कल एक बहुत बड़ा मैच करना है। देखिए, सबसे पहला खेतरी कॉपर माइंस हैं राजस्थान में, वहाँ सबसे पहला मैच मेरे को करने के लिए मिला। और मेरे साथ एक अंपायर बॉम्बे के थे, उनके साथ हम दोनों करने गए। उन दिनों में 3 दिन का मैच होता था और ये जो मैच था ये टर्फ के ऊपर नहीं था, ये मैटिंग के ऊपर मैच था। तो मैटिंग के लगाने की जिम्मेवारी भी हमारी थी, सारी जिम्मेवारी। और चूंकि मैं दिल्ली जिमखाना में खेलता था और मैटिंग पे मैच होता था, तो मैटिंग लगाने की प्रैक्टिस हुई और मेरे को बहुत अच्छा अंदाज़ था। वहाँ पर मैटिंग पे मैच हुआ, मैच बहुत अच्छा हुआ। यूपी और राजस्थान का मैच हुआ था, यूपी उस मैच के अंदर जीती थी, बहुत तगड़ा मैच हुआ। बस यहीं से मेरा कैरियर चालू हुआ था, वो मेरा पहला मैच था। और उस समय दिल्ली को लुक आफ्टर कर रहे थे सरदार बिशन सिंह बेदी, जो इंडिया के भी कप्तान थे और डीडीसी के भी मालिक थे, वही लुक आफ्टर कर रहे थे। उनसे परमिशन लेकर के मैं मैच करने के लिए गया हुआ था। सर उस दौर में बीसीसीआई अंपायर और ऑल इंडिया पैनल अंपायर्स की भी एक पैटर्न रहती थी बीसीसीआई में, तो कौन से वर्ष में आप ऑल इंडिया पैनल अंपायर बने?
इसमें एक क्लॉज थी कि कम से कम 5 रणजी ट्रॉफी मैच और 3 जूनियर मैच जो आदमी करेगा वो उस टेस्ट में अपीयर हो सकता था। तो जब मैंने 5 साल वो लगातार कर लिए मैच, तो उसके बाद में लकीली उसी साल में मौका आ गया, एक टेस्ट कंडक्ट हुआ और भगवान की कृपा से और मेहनत से उसी साल मैंने इसे क्वालिफाई कर दिया और फिर मैं ऑल इंडिया पैनल पर आ गया। अब आपको बता दें कि ये तक का सफ़र था रणजी ट्रॉफी ऑल इंडिया, लेकिन अब यहाँ से इंटरव्यू की असली शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि 2001 में जब वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रनों की पारी खेली थी और हरभजन सिंह ने हैट्रिक लिया था ईडन गार्डन कोलकाता टेस्ट मैच में, उसमें सरी अंपायर थे। और क्या वो यादगार मैच है क्रिकेट इतिहास का। जब भी क्रिकेट इतिहास के कुछ बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मैचेस की बात की जाएगी तो ईडन गार्डन के उस टेस्ट मैच को ज़रूर याद किया जाएगा। और मैं तो इसको उस सौभाग्यशाली क्षण के रूप में देखता हूँ कि सर को मौका मिला उस टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने का। सर, निश्चित रूप से आप भी एक बहुत ही भाग्यशाली अंपायर हैं जो कि उस टेस्ट मैच का हिस्सा रहे। देखिए, ऐसा है, वो टेस्ट तो बाद में यूनिक टेस्ट बन गया। उससे दरअसल उससे पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 16-17 टेस्ट मैच जीती हुई चली आ रही थी और उनको हराना कोई आसान काम नहीं था। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी, कोई भी टीम उनके सामने टिक नहीं पाती थी। हालांकि वेस्ट इंडीज़ टीम उन दिनों में बहुत तगड़ी टीम थी, उनको भी उन्होंने हराया हुआ था। और जब वो खेलने के लिए यहाँ पर आए तो यहाँ पर जब वो मैच हुआ तो सबसे पहला मैच हुआ। पहले मैच के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब मैच खेली तो मैच भी इंडिया हार गई थी। उसके बाद में जब दूसरा टेस्ट मैच था तो ये दूसरा टेस्ट मैच में मुझे अंपायरिंग का मौका मिला और ये मैच हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन ग्राउंड ईडन गार्डन में खेला गया। सबसे बड़ी जो खासियत थी इस मैच की वो ये थी, ये ग्राउंड फुल ऑफ पब्लिक, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, लगभग 90,000 से 1 लाख आदमी इसमें रोज़ मैच देख रहे थे। और 5 दिन तक लगातार ये मैच चला और 5 दिन जो पब्लिक थी वो इसी तरह से देखती रही। जितने आदमी मैदान पर होते थे उतने आदमी मैदान के बाहर खड़े होकर के शोर मचाते थे। मैच बहुत तगड़ा हुआ और इंडिया जब खेली है, सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि पहले ऑस्ट्रेलिया खेली, उन्होंने स्कोर बनाया और उसके बाद में जब इंडिया खेलने आई तो इंडिया को उन्होंने बहुत जल्दी आउट कर दिया। आउट करने के बाद इंडिया को फॉलो ऑन दे दिया गया। वीवीएस लक्ष्मण उस फॉलो ऑन वाली टीम के अंदर जब पहली इनिंग खेल करके बाहर गए तो वो नॉट आउट गए थे, तो वहाँ जाने के बाद में उन्हें दोबारा जब फॉलो ऑन हुआ तो फॉलो ऑन के साथ ही वो अंदर खेलने के लिए आ गए। उस मैच की जो एक खास ब्यूटी थी, हालांकि कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि इस मैच को इंडिया मैच जीत जाएगी। कोई भी, ना तो ऑस्ट्रेलिया कह सकती थी, ना इंडिया कह सकती थी, ना बड़े बड़े क्रिकेटर, इंडिया क्या वर्ल्ड के क्रिकेटर ये कह सकते थे कि जब तक ये मैच ख़त्म नहीं हुआ कि इंडिया मैच जीत जाएगी। सबसे बड़ी जो खासियत हुई, सेकंड इनिंग में जब इंडिया खेलने के लिए आई तो क्या इंडिया इनिंग खेली है वो बताया नहीं जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्या खेला है वीवीएस लक्ष्मण, 281 रन, कैसी इनिंग वो खेला, उसने गजब कर दिया। और उसके साथ साथ राहुल द्रविड़ 150 रन उन्होंने बनाए। एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल दोनों। मैं कहता हूँ जिधर भी वो शॉट खेलते थे ऑस्ट्रेलियन सिर्फ देखते रह जाते थे। उन्होंने कहीं पर चांस लेस इनिंग खेली दोनों खिलाड़ियों ने। और उसके साथ साथ बीच में पहली इनिंग के अंदर या दूसरी इनिंग के अंदर सौरव गांगुली बहुत अच्छा 49 रन उन्होंने बनाए थे, बहुत सुंदर खेले वो। मेरा कहने का मतलब ये सारा टोटल मैच वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और बाद में जब बॉलिंग करने के लिए, जब सेकेंड इनिंग खेलने के लिए आई और हरभजन सिंह ने जो गेंदें करी हैं, हरभजन सिंह ने जो हैट्रिक निकाली है वो गजब की हैट्रिक थी। कोई आदमी आशा कर ही नहीं सकता कि ये मैच इंडिया जो दबी हुई थी, फॉलो ऑन पे खेल रही थी, जीत ही नहीं सकती थी, वहाँ इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 600 रन सेकेंड इनिंग में बनाए। और बाद में जाकर के जब 4 या 5 ओवर बचे थे, उन 4-5 ओवर बचे हुए होते हुए इंडिया ने उस सारी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया और उस मैच को जीता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच था, उनके लिए तो था ही, मेरे लिए भी था, क्योंकि ग्राउंड पे खड़े होकर के 2 बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड उनका मैच कराना और देखना कोई आसान काम नहीं था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद में
जब ये मैच ख़त्म हो गया, वेस्ट इंडीज़ जब दोबारा आई तो वेस्ट इंडीज़ ने जो हाल किया था, किसी भी टीम का वर्ल्ड में किसी भी टीम का पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने मार मार के हर एक टीम को बिल्कुल जीरो बना दिया था। इस तरह से मारा था क्योंकि इंडिया जीत करके आई हुई थी, तो इंडिया के पीछे सारी टीमें लगी हुई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जो इंडिया ने मारा है वो वाकई यादगार चीज़ है। ऐसे चीज़ और ऐसी इनिंग देखने को कभी नहीं मिल सकती। सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया, ऐसे मैचेस के अंदर प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, साथ साथ अंपायर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो कैसे हैंडल किया आपने उस दबाव और तनाव को? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि पहले दिन ही मेरे से एक गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? मेरे को लगा कि ये मेरे पर प्रेशर डाल रहे हैं। उन्होंने एक अपील करी, इंडिया टीम ने, कॉट बिहाइंड की अपील थी। मेरे को लगा ये डाउटफुल है, मेरे को लगा नहीं। और अंपायर वही होता है जिसको जो डिसीजन लगे, अपील के ऊपर नहीं, जो उसे जचता है, जो दिखता है, जो लगे, वही डिसीजन देना चाहिए। मैंने वो नॉट आउट दिया, लेकिन बाद में जब पता चला वो डिसीजन मेरा गलत था, और वहाँ से ही वो मैच एकदम बदल गया। उन्होंने आखिरी के अंदर, वो जो आखिरी में बैटिंग कर रहा था कप्तान और उसके साथ आखिरी प्लेयर बैटिंग कर रहा था, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी रन जोड़ दिए और वो इतना डिफरेंस बना दिया कि उस मैच को बचाना ही मुश्किल हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि 1 लाख आदमी मैच देख रहे हो और वहाँ पर फिर अंपायर के नारे लग रहे हो, हाय हाय के नारे, तो उसके बीच के अंदर मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 दिन मैच करना कोई आसान काम नहीं था, जो भगवान की कृपा से ही मैच पूरा हो पाया, अदरवाइज तो ये बहुत मुश्किल काम था। चलिए सर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में आपने अंपायरिंग की और बांग्लादेश में भी आप बतौर टीवी अंपायर गए। तो बांग्लादेश में मैं मेन अंपायर भी था, टीवी अंपायर भी था। बांग्लादेश के अंदर तो एसीसी ट्रॉफी हुई थी, वो भी मैंने करी, और एसीसी ट्रॉफी का एक फाइनल मैच था, वो भी मैंने किया, जिसके अंदर बाद के अंदर वो गजब का मैच हुआ था। पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, और पाकिस्तान ने वो मैच जीता था। बहुत गजब मैच हुआ था वो। आपने वेंकट राघवन के साथ भी काफ़ी वर्षों तक अंपायरिंग की, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? इंडिया में सबसे पहले वेंकट राघवन के साथ मैंने ही और वेंकट राघवन साहब ने अंपायरिंग करी थी। जो इंग्लैंड की टीम आई थी, ग्राहम गूच लेकर के आया था। पहला मैच मैंने किया था और 5वां मैच भी मैंने उनके साथ किया था। सर, जब आप अंपायरिंग करते थे तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे, ना तो मैच रेफरी, ना टीवी अंपायर, और ना वो सीओसी। तो उन चैलेंजेस से बाहर निकल करके जो आज के अंपायर्स हैं, वो किस तरीके से अच्छी अंपायरिंग कर सकते हैं? क्या सलाह देना चाहेंगे आप युवा अंपायर्स को? देखिए जी, ऐसा है, वो जो टाइम था वो डिफरेंट टाइम था। इस समय टाइम बदल गया है। इस समय जो फील्ड अंपायर हैं, उन्हें थर्ड अंपायर से काफ़ी मदद मिल जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी उनका कोई डाउटफुल डिसीजन होता है, वो डाउटफुल डिसीजन वो थर्ड अंपायर को पास ऑन कर देते हैं। अब ये थर्ड अंपायर को देखना होता है कि वो डिसीजन क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। वो भी वहाँ पर, अब हमें डिसीजन देना पड़ता था विद इन फ्यू सेकेंड्स, उनको वो डिसीजन विद इन फ्यू सेकेंड्स नहीं है, वो 2-2, 3-3, 4-4 रिप्ले देखते हैं और रिप्ले देखने के बाद में डिसीजन देते हैं। मैं क्रिटिसिज्म कहीं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये गलती किसी से भी हो सकती है। आप 2 रिप्ले देखो, 3 रिप्ले देखो, गलती वहाँ पर भी हो जाती है। तो जो आदमी बिना रिप्ले देखे डिसीजन देता था, वहाँ पर भी गलती होने के चांस होते थे। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती ना की हो, गलती मेरे से भी हुई है, और ऐसा दुनिया के अंदर कोई भी अंपायर नहीं हुआ है जिससे गलती ना हुई हो। सर, आपने काफ़ी वर्षों तक अंपायरिंग की और उसके बाद आप बीसीसीआई की टेक्निकल कमेटी, बीसीसीआई की अंपायरिंग कमेटी के सदस्य रहे, बीसीसीआई की फैकल्टी मेंबर रहे आप एग्जामिनेशन के, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं तो सबसे बड़ी बात आपको एक ही बताना चाहता हूँ। मैं 2001 में रिटायर हो गया था, वो टेस्ट मैच करने के बाद में, और मैं इंडिया से पहला अंपायर था जो 60 साल की एज पूरी करने के बाद में रिटायर हुआ था। कोई भी अंपायर उस समय 60 साल की एज करने के बाद रिटायर नहीं हुआ। 2000 में मैं रिटायर हुआ, और 2010 में मेरे को बीसीसीआई ने फिर दोबारा बुलाया, और मेरे को सिर्फ इसीलिए बुलाया गया था ताकि मैं इंडिया के अंपायरों की क्लासेस ले सकूं। मेरे को 3 साल के लिए नागपुर के अंदर वहाँ पर मेरे को रखा गया। 3 साल तक मैं सारे इंडिया के जितने भी अंपायर हैं, 150-200 अंपायर थे, उन सब की क्लासेस ली। मेरे साथ कुलकर्णी साहब थे, हम दोनों ने मिलकर के क्लासेस ली, और हमने वहाँ से काफ़ी अंपायर तैयार किए। आज जो भी लॉट बैठा है, इनमें से आधे से ज़्यादा अंपायर अभी भी वहीं पर अंपायरिंग कर रहे हैं, और अंपायरिंग का स्टैंडर्ड इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया। बहुत अच्छे अंपायर पैदा हुए। तो
मेरा अब ये कहने का मतलब ये है कि वो जो जिस समय होती थी और अब जो फ़र्क है वो ये है कि हमें कोई मदद नहीं मिलती थी। हम जो भी डिसीजन देते थे अपनी मेहनत से और अपनी कामयाबी से, अपने एक्सपीरियंस से देते थे। अब जो अंपायर हैं उनके पास सारी चीज़ की फैसिलिटी है। नो बॉल देने की उनको कोई ज़रूरत नहीं, नो बॉल देते हैं तो भी थर्ड अंपायर देख करके देता है। जो भी देते हैं, जो डिसीजन भी देते हैं उसके अंदर थर्ड अंपायर से मदद मिल जाती है तो डिसीजन दिया जाता है। लेकिन ठीक है, अब अगर सारी मशीनें आ गई और उसको देख करके हम अच्छा डिसीजन दे सकते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उस समय वो चीज़ें थी नहीं, तो नहीं होने के ऊपर भी लेकिन बड़े अच्छे अच्छे डिसीजन दिए गए। आप सोच करके देखो, गैरफील्ड सोबर्स उस समय के खिलाड़ी थे, ब्रायन लारा उस समय के खिलाड़ी थे। आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कहाँ हैं? 400 रन बनाने वाले ब्रायन लारा कहाँ हैं? गैरफील्ड सोबर्स कहाँ हैं जिन्होंने 365 नॉट आउट बनाया था? सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वही थे। इसी तरह से दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर वो कहाँ अब नहीं है। लेकिन ये कह देना का स्टैंडर्ड कम हो गया, स्टैंडर्ड कम नहीं हो गया, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया। आज 20 ओवर्स के अंदर 200 रन बना दिए जाते हैं। उस समय मेरे को मालूम है, आपने बापू नटकर्णी साहब का नाम सुना होगा। बापू नटकर्णी इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बॉलिंग करते हुए गजब कर दिया था। उन्होंने 27 ओवर और 25 उसके अंदर मेडिन थे, 24 या 25 मेडिन थे और सिर्फ 3 रन दिए थे। आप इमेजिन करो, इंग्लैंड के बैट्समैन खेल रहे थे और उन इंग्लैंड के बैट्समैन के अगेंस्ट 27 ओवर में 3 रन देना। 29 ओवर 26 मेडिन, यस 29 ओवर 26 मेडिन 3 रन। आप सोच करके देख सकते हैं ऐसी बॉलिंग दुनिया में कोई कर सकता? आज 20 ओवर में 200 रन से ज़्यादा पड़ते हैं, तब 29 ओवर में 3 रन पड़े थे। तो क्या उस समय क्रिकेट नहीं थी या वो बैट्समैन नहीं थे? वही बैट्समैन थे जो 200 300 रन मारने वाले थे। एक एक मैच में 200 300 बनाते थे। उन्हीं बैट्समैन को रोके रखना, 29 ओवर में सिर्फ 3 रन देना, ये कोई छोटी मोटी चीज़ थी? तो मेरा कहने का मतलब है, क्रिकेट तब भी हल्की नहीं थी, क्रिकेट अब भी हल्की नहीं है। आज जो क्रिकेट खेलता है गजब क्रिकेट खेलता है, लेकिन तब भी जो क्रिकेट खेलते थे वो भी गजब ही क्रिकेट खेलते थे। सर, आपने भारतीय क्रिकेट का वो दौर देखा है जिसमें वीवीएस लक्ष्मण द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बैटिंग ऑर्डर में आते थे? क्या स्वाद और क्या मजा! देखिए जी, प्रभु की कृपा है, मेरे को चारों को खिलाने का मौका मिला। सौरभ को भी खिलाया, लक्ष्मण को भी खिलाया, द्रविड़ को भी खिलाया, तेंदुलकर को भी खिलाया। एक से एक बेहतरीन बैट्समैन। आप अगर किसी को किसी से कंपेयर करके दिखाते हो तो गलत है। मैं ये नहीं कहता कि कौन इनमें अच्छा है कौन ख़राब है, मैं कहता हूँ जवाब ही नहीं था क्या। और सबसे बड़ी क्वालिटी चारों बैट्समैन की ये थी कि कभी उन्होंने डिसीजन देने के बाद में देखा नहीं। जो भी अंपायर ने डिसीजन दिया, गर्दन नीची करी और आराम से बाहर चले जाते थे। इतने अच्छे क्रिकेटर होना बहुत मुश्किल काम। सही कहा सर ने कि क्या क्लास थी इन सब की। और सर, आप काफ़ी व्यस्त रहे हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट की कुछ सेवा कर रहे हैं या क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं या क्रिकेट देखते हैं? देखिए, क्रिकेट के बारे में मेरे पास लोग बाग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अंपायरिंग के बारे में बातचीत करते रहते हैं। जब भी कोई पूछता है, जो मेरी नॉलेज है और जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं उन्हें गाइड करता रहता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, अगर मेरी कहीं सर्विसेज चाहिए और अगर किसी को सर्विसेज की ज़रूरत हो तो मैं इस चीज़ के पीछे नहीं भागता कि मेरे को पैसा क्या मिलेगा। सारी ज़िंदगी पैसा कमाया है, सारी ज़िंदगी नाम कमाया है। अगर ये इसमें मैं कोई सर्विसेज दे सकता हूँ तो मैं अभी भी 24 घंटे तैयार हूँ। पूरे मैच के दौरान क्रिकेटर्स तो स्क्रीन पर होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा 2 और होते हैं मैदान में, दोनों अंपायर्स, वो भी लगातार स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। इसी वजह से अंपायरिंग में भी ग्लैमर जुड़ चुका है। लेकिन सर ने उस दौर में अंपायरिंग की है। अगर धनराशि की बात की जाए तो सर से पूछते हैं कि पहले रणजी ट्रॉफी मैच में क्या फ़ीस मिली थी? देखिए, ऐसा है, उस समय जो फीस थी वो बहुत कम थी, उसके उस समय के हिसाब से ठीक थी। आज के हिसाब से कुछ भी नहीं थी। अगर हम कंपेयर करना चालू करें, आप रणजी ट्रॉफी क्या बात करते हैं, मैं तो आपको एक चीज़ एग्जांपल बता सकता हूँ। टेस्ट मैच होता था और टेस्ट मैच में टेस्ट प्लेयर को क्या मिलता था, आप ये तो देखो। टेस्ट प्लेयर को 100 रुपये रोज़ मिलते थे, 100 रुपये रोज़। और अगर टेस्ट मैच 5 दिन का है
वो मैच अगर 4 दिन में ख़त्म हो गया, 3 दिन में ख़त्म हो गया, तो जितने दिन में ख़त्म होता था उतने दिन के पैसे मिलते थे, 5 दिन के पैसे भी नहीं मिलते थे। तो उस समय की बात क्या करेंगे और आज की बात क्या करेंगे? आज लाखों 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 रुपए मिलते हैं, उस समय 100 रुपये रोज़ मिलते थे। आप कंपेयर करके देख लीजिए। उसी तरह से अंपायरिंग के अंदर भी बहुत कम पैसे मिलते थे, जो भी मिल गया ठीक है, 250 रुपये, 300 रुपये, 220 रुपये रोज़, 225 रुपये रोज़ के हिसाब से मिलते थे। आज जाकर के सबका पेमेंट पूरा बढ़ा दिया है। बोर्ड भी लुक आफ्टर करता है कि हमें क्या क्या देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कोई भी जॉब हल्का नहीं है। अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करने के लिए उसे पैसा मिल रहा है, तो अंपायर भी वैसे ही अंपायरिंग कर रहा है। अंपायर के ऊपर हल्का जॉब नहीं होता। आप समझ करके देखिए, उसका एक डिसीजन मैच को बदलता है, एक ही डिसीजन मैच को बना देता है। लेकिन अब एक मैच के अंदर 5-5 आदमी लगे हैं, एक मैच रेफरी और 4 अंपायर, 2 फील्ड अंपायर, 3rd अंपायर, 4th अंपायर, 5 आदमी लग के कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप सोच करके देखिए, इसमें कोई चीज़ है तभी तो पैसा दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी पैसा अभी भी दिया जाता है, मैं इसमें यहाँ पर भी कहता हूँ, ना तो प्लेयरों को पूरा पैसा दिया जाता है, ना अंपायरों को दिया जाता। इसमें भी बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सर बीसीसीआई भी अंपायर्स को बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रहा है, जिस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ, बीसीसीआई बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर करता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज नीचे से लेकर के अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25, अंडर 23 और रणजी ट्रॉफी जो भी मैचेस खेले जा रहे हैं, सब मैचेस के अंदर प्लेयरों को भी, अंपायरों को भी, सबको बाकायदा पैसा दिया जा रहा है और मिलना ही चाहिए। जब सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैं तो बोर्ड को बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। बोर्ड बहुत अच्छी तरह लुक आफ्टर करता है, बीसीसीआई लुक आफ्टर करती है, सारी एसोसिएशन इंडिया की जितनी हैं वो भी सारे अंपायरों को, स्कोरर्स को भी बहुत अच्छा लुक आफ्टर करती हैं। और क्रिकेट को हमें और भी प्रमोट करना चाहिए। आज इंडिया की क्रिकेट जहाँ पर है, मेरी दिली इच्छा है कि इंडिया की क्रिकेट अब यहाँ से नीचे नहीं आनी चाहिए, इसी जगह पे रहनी चाहिए, इससे ऊपर ही होनी चाहिए। अच्छा, अंपायर्स की पेंशन देता नहीं देता? अच्छा सर, अभी आपने अंपायर्स की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और कहीं ना कहीं जब अंपायर रिटायर हो जाता है तो वर्तमान समय में टेस्ट अंपायर्स को तो पेंशन दी जाती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अंपायर्स हैं, बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी, बीसीसीआई लेवल 1, उनको पेंशन के लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए कि इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए? देखिए, अभी जो चल रहा है, जो पीछे अभी तक के जो अंपायर हैं उनको तो देते हैं वो, लेकिन आगे आने वाली पीरियड में किस तरह से वो देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये उन लोगों को पेंशन दी गई है जिनको पहले कुछ भी नहीं मिलता था, पहले पेमेंट कुछ भी नहीं होता था, इसलिए उन्होंने पेंशन शुरू की है। क्योंकि आजकल पेमेंट काफ़ी दिया जा रहा है, तो उसके बाद में उनकी कंसीडरेशन है कि अब इतना पेमेंट देने के बाद में हमें पेंशन देनी है या नहीं देनी, ये बोर्ड ही सोच सकता है। इसके बारे में हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। हमारे साथ बातचीत के लिए धन्यवाद। सर का साफ मानना है कि एक अच्छे अंपायर की जो पहली और अंतिम निशानी है वो ईमानदारी, और ईमानदारी अपने आप से। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।